हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल होगा वो इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि सोशल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, सोशल टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी क्रिटिसिज्म को अपनाना चाहिए। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो म्यांमार में जो एक तरीके से डेमोक्रेसी से वहां पर मिलिट्री रूल फिर से आ गया है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में जो स्ट्रगल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर कोई भी उकसाऊ भाषण जो होते हैं, प्रोवोकेटिव का अर्थ होता है जो उकसा देते हैं, उत्तेजना पैदा करने वाले, उकसाने वाले जो पोस्ट्स हैं, उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और दूसरी तरफ कंपैरिजन किया गया है, तुलनात्मक बात की गई है कि फ्री स्पीच को भी हिट नहीं किया जाना चाहिए। ना तो सोशल प्लेटफॉर्म्स को आप ऐसे यूज करो कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे, और ना ही इस तरीके से बैन किया जाए कि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी बंद नहीं किया जाना चाहिए। दो बात होंगी, दोनों बात में एक तरफ गवर्नमेंट का पक्ष रखेंगे हम और एक तरफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका पक्ष रखेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। 26 जनवरी को होती है किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली परेड। उस समय ऐसा बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी की वजह से जो दंगे हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गए और हो सकता है कि और भी ज़्यादा वायलेंट हो सकते थे वो रियोट्स। तो गवर्नमेंट ने ट्विटर को स्टार्टिंग में बोला कि हम आपको 257 ऐसे आपके यहाँ पे यूआरएल है और एक हैशटैग जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको आपको बैन करना है। ट्विटर ने स्टार्ट में उनको बैन कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद में ट्विटर ने उसको रिस्टोर कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो नहीं किए हैं, इसके लिए आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे और एक स्ट्रिक्टली आपके खिलाफ काम किया जाएगा। तो देखो, ये यहां पर बताया गया है, गवर्नमेंट ने यहां पर आधार बनाया है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A। सेक्शन 69A में ये बोला गया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये बोला गया है कि अगर हमारे देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इसके अलावा डिफेंस, इन सबको अगर किसी इंफॉर्मेशन से नुकसान पहुंच रहा है तो उन सबको बैन किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसी को आधार बना करके ये बोला है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी उसकी वजह से जो दंगे हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते थे, जिससे हमारे इंडिया का जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान पहुंच सकता था। इसी को आधार बनाकर गवर्नमेंट ने चाइना के बहुत सारे ऐप हैं उनको भी कुछ हाल ही के कुछ महीने पहले उन सबको भी बैन कर दिया था। सेम सेक्शन को ही आधार बनाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो देखो, दूसरी तरफ अब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है वो सेफ गार्ड की तो बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, उसके लिए क्या रूल होने चाहिए, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनके ऊपर जब ऊपर उनके मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो पहले एक फिल्टर होना चाहिए कि पता किया जाए कि ये अगेंस्ट तो नहीं है, दंगे तो नहीं फैला देंगे ये न्यूज़। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की और उनको इसके लिए एज ए एक्ट भी बनाने चाहिए। ठीक है, आगे इसमें बोला गया है कि देखो, वैसे तो 69A का जो आईटी एक्ट 2000 है उसका 69A जो सेक्शन है उसका काफी क्रिटिसाइज होता है, लेकिन जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में जो केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक लैंडमार्क के रूप में लिया, किसको, 69A सेक्शन को, और सही ठहराया। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि जो 69A है एक जो सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 का वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात की गई है इस आर्टिकल में कि गवर्नमेंट को भी क्रिटिसिज्म को अपनाना चाहिए। एक डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है उसकी तरह काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने
ये जो प्रोटेस्ट है उसको हैंडलिंग करने का इस तरीके से तरीका लिया कि जो भी क्रिटिसाइज कर रहा था गवर्नमेंट को, उन सबको बैन करवाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई गई। अब देखो दोनों का पक्ष यहाँ पर रखा गया है। लास्ट में ये बात बोली गई है कि अब देखो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है दोनों के बीच में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में। अब इसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, ये रिजल्ट जो होगा वो ना सिर्फ ट्विटर और गवर्नमेंट के ऊपर असर डालेगा, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं और जो वर्ल्ड के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी सेम इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उसकी बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो म्यांमार में जो पार्शियल डेमोक्रेसी चलती आ रही थी उसको हटा करके वहां पर दोबारा से मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो गया है। वहां पर म्यांमार में मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश होना कोई नई बात नहीं है, बहुत बार वहां पर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो चुका है। जब से म्यांमार एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था सेम उसी समय म्यांमार आज़ाद हुआ था, और म्यांमार में डेमोक्रेसी के साथ में आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ समय बाद में वहाँ मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो गया। कंपैरिजन टू इंडिया अगर करें तो इंडिया में एज ए डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था और डेमोक्रेसी के रूप में ही रेगुलर हमारे यहाँ गवर्नमेंट चलती आ रही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है गवर्नमेंट हमारे इंडिया के लिए कि जिस टारगेट के साथ में हमने इंडिपेंडेंस अचीव की थी उसी टारगेट के साथ में हम फॉलो करते आ रहे हैं अपने सारे जो भी एम्स से उन सबको। अब म्यांमार की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो मिलिट्री कू हुआ है वो कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से चलता आ रहा था। 1992 से 2010 या 2011 की अगर हम बात करें तब तक तो रेगुलर ही ये मिलिट्री कू चलता आ रहा था, ठीक है। अब देखो वहां पर क्या होता है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो भी एक स्पेशल चीज है कि मिलिट्री के द्वारा ही वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 2008 में। अब सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है इस आर्टिकल में कि 2008 में जब मिलिट्री के द्वारा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो रेफरेंडम उन्होंने कोशिश की मिलिट्री ने कि रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, देखो डेमोक्रेसी सबको पता है कि जो पीपल्स होते हैं किसी भी स्टेट के किसी भी कंट्री के उनका रूल, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल्स होते हैं उनकी आवाज को डायरेक्ट सुना जाता है। हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और हमारी आवाज जो है पीपल्स की जो आवाज है वो उनके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके थ्रू हमारी आवाज जो हमारे जहाँ पर कानून बनते हैं वहां तक पहुंचती है। तो रेफरेंडम डायरेक्टिव डेमोक्रेसी का एक इनिशिएटिव है और उस रेफरेंडम में उन्होंने बोला कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके ऊपर जो पीपल्स हैं वो अपनी आवाज रखेंगे, अपना मत देंगे कि ये सही है या नहीं है। 2008 की बात है, लेकिन उसी समय मई 2008 में वहां पर एक साइक्लोन आ जाता है बहुत ही खतरनाक जिसका नाम है नरगिस, और इसकी वजह से म्यांमार में 1,38,000 लोगों की डेथ हो जाती है। 1.5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से। लेकिन जो मिलिट्री रूल है ना वो इस चीज को मानता ही नहीं है। वो तो बोलता है कि हमने जो रेफरेंडम आयोजित करवाना था उसके लिए उन्होंने प्री शेड्यूल कर दिया, मतलब जहां जिस टाइम होना था उससे पहले शेड्यूल कर दिया कि हमें तो करवाना है, हमें तो रेफरेंडम करवाना है। उस समय जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि अरे भाई देखो आपके यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप ध्यान दो अपने लोगों के रिलीफ के लिए, उनको रीएस्टेब्लिश करने के लिए, ना कि आपके लिए जो रेफरेंडम जो आप करवा रहे हो वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मतलब जो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। अब वहां पर उस समय 2008 की बात की जा रही है, वहां पर मिलिट्री रूल था। अब वहां के जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनका जो अदर कंट्रीज है उनके साथ ज्यादा मतलब ऐसे एग्रीमेंट ऐसे बातचीत कुछ नहीं होते हैं। वो अपने आप में मस्त रहते हैं, अपना रूल चलाते हैं और अपने देश को गवर्न करते हैं। लेकिन कैसे ना कैसे करके वहां के जो म्यांमार के जो जनरल्स हैं उनके साथ में बातचीत की गई, डिप्लोमेसी के कई राउंड्स हुए और फिर बाद में उन्होंने अलाउ किया कि जो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर आई ताकि लोगों को रिलीफ और रीएस्टेब्लिश किया जा सके इस साइक्लोन के बाद में।
अब देखो पास्ट में भी म्यांमार में क्या रह चुका है, मिलिट्री रूल रह चुका है, और अब दोबारा से मिलिट्री रूल रह चुका है, दोबारा से मिलिट्री रूल आ गया है। तो पास्ट से हमने क्या क्या लेसन सीखे, क्या क्या गलतियां की, उनको दोबारा ना किया जा सके, और उस समय जो भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ में वायलेंस हुआ, अत्याचार हुआ, एट्रोसिटीज हुए, उन सबको दोबारा रोका जा सके, इसके लिए लेसन सीखने होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो क्या क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। देखो सबसे पहला जो लेसन है, उस समय जब पहले मिलिट्री रूल था 1992 से 2011 तक, उससे पहले भी 1962 में और पहले भी बहुत बार मिलिट्री रूल रह चुका है। तो उस समय ये बात की जाती थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि जो म्यांमार है उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दो। सैंक्शन जब आप लगाओगे तो वहां की जो मिलिट्री है वो खुद कोशिश करेगी कि वहां पर डेमोक्रेसी क्रिएट की जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि क्या पहले सैंक्शन लगाए गए थे उनसे कुछ फायदा हुआ है क्या? कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। देखो म्यांमार में जब मिलिट्री कू हुआ है इस महीने की शुरुआत में 1 फरवरी को वहां पर मिलिट्री कू लगाया गया है, सेम उसी तरीके से सेम उसी टाइम हुआ यूएस में जब मिस्टर बाइडेन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। और मिस्टर बाइडेन जो यूएस जो है वो ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करती है, और उन्होंने ये बोला है कि हम डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है ना उनको दोबारा से ब्रिंग बैक लेकर के आएंगे, इसका प्रॉमिस किया है मिस्टर बाइडेन ने। तो एक तरीके से कोइंसिडेंस है कि एक तरफ बात की जा रही है कि डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है उनको दोबारा से वापस लाया जाएगा, और एक तरफ डेमोक्रेसी को हटाया जा रहा है और उसकी जगह मिलिट्री रूल लाया जा रहा है। तो पहला पास्ट लेसन क्या सीखना है? पहला पास्ट लेसन हमने डिस्कस किया कि सैंक्शन लगा दो, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। जब पहले यहाँ पर मिलिट्री रूल था म्यांमार में, तब भी जो सैंक्शंस लगाए गए थे उस समय सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती थी, ट्रेड होता था, वो चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ में की ट्रेडिंग पार्टनर थे म्यांमार के। कुछ चेंज हुआ जब डेमोक्रेसी आई? कुछ चेंज नहीं हुआ। 2020 में भी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया यहाँ पर म्यांमार में, उसमें से 34% तो सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर से आया। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सैंक्शंस लगाने के बाद में भी जहां से पहले उनकी ट्रेडिंग हो रही थी वहां पर ही ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि कुछ हल्का सा चेंज हुआ है, जैसे ईयू की एक स्ट्रेटजी है। ईयू ने बोला है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड की, वो उनका जो सामान है ना उनको हम हमारे यहाँ पर विदाउट ड्यूटीज हम हमारे यहाँ पर वो देश यहाँ पर आकर के अपने सामान को बेच सकते हैं। तो ये जो ईयू की स्ट्रेटजी है एवरीथिंग बट आर्म्स, इसके तहत म्यांमार का कुछ ट्रेडिंग बढ़ा है, ईयू में जाकर के वो अपना गुड्स को बेच सकते हैं। ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वैसे ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये लेसन्स लेने की, ये सीख लेने की जरूरत है कि आप सैंक्शंस की बात करते हो, सैंक्शन से भी वहां का जो मिलिट्री रूल है ना उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो लेसन की बात की गई है कि क्या हम क्या सीख सकते हैं। देखो सबसे पहले जब उस समय मिलिट्री रूल था 2010 के समय, तो ये बात की जाती थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि वहां पर जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाए, कि वो जहाँ वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज करते हैं, उनके खिलाफ जो उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर जो एक तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो आप। कि देखो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करोगे तो वो जो लोग हैं वो ह्यूमैनिटी के साथ में काम करेंगे, वहां के जनरल्स। तो क्या ऐसा कुछ हो पाया? क्या कुछ रिजल्ट निकला? कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। 2011 में मिलिट्री रूल खत्म हो गया, उसके बाद में वहां पर 2015 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो एनएलडी की सरकार आई। लेकिन जब एनएलडी की जब सरकार आई ना, उस समय में भी वहां पर रोहिंग्याज जो एक माइनॉरिटी है उसके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हुए थे। 2017 की बात है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप सैंक्शंस लगाओगे तब भी कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा, जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की थी उसमें भी कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। कुछ भी स्ट्रिक्ट लॉ तो लागू ही नहीं किए गए कि म्यांमार अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा या उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उसको इतना कुछ पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। तो लेसन लेने की जरूरत है कि
सीख लेने की जरूरत है पास्ट से कि सिर्फ बातचीत नहीं करनी है, एक इम्पोर्टेंट लॉ बनाने हैं ताकि वहाँ की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको एट्रोसिटीज से बचाया जा सके। तीसरा लेसन लेने की क्या जरूरत है? तीसरा लेसन ये इंपॉर्टेंट होगा, ये तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि देखो पहले जब वहां पर मिलिट्री कू था उस समय भी चाइना का काफी इन्फ्लुएंस था। 2013 में स्पेशली म्यांमार रिलेटेड इश्यूज पर काम करने के लिए चाइना ने अपने कुछ एनवॉयज को डिप्लॉय किया कि ये सिर्फ म्यांमार रिलेटेड इश्यूज को ही क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको फिर से ध्यान रखना चाहिए कि म्यांमार के ऊपर जो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है ना तो आपको चाइना को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है म्यांमार के ऊपर। फोर्थ लेसन इसमें बताया गया है कि हम क्या सीख सकते हैं पार्ट से। हम सीख सकते हैं कि जब वहां पर मिलिट्री कू था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब इंटरनेशनल मैकेनिज्म स्टार्ट की गई थी। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे कि वो म्यांमार के ऊपर, म्यांमार के साथ में ऐसा काम करें कि वहां पर जो भी मिलिट्री से एक डेमोक्रेसी क्रिएट हो सके। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। अब 2015 में जब वहां पर जनरल इलेक्शन हुए तो ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे ना वो सब कुछ खत्म हो गए। मतलब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है और एशियन कंट्रीज ने बात करना ही बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको लगा कि अब तो पार्शियल डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी बढ़ेगी, कम थोड़ा ना होगी। उनको पता ही नहीं था कि हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगी। तो ये मानना कि पास्ट दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता और आप जो काम कर रहे हो उसको वहीं छोड़ करके बिल्कुल बैक में आ जाओ तो ये बहुत ही गलत है। ये इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है जो हमें पास्ट से सीखना है। पांचवी जो लेसन हम सीख सकते हैं वो ये है कि देखो वहां पर बहुत सारे माइनॉरिटी हैं, स्पेशली वहां पर एक बामार माइनॉरिटी है। वो हो सकता है कि प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करे, पहले भी उन्होंने किया था। ये जो बामर जो माइनॉरिटी है वो पूरी पॉपुलेशन का 35% है और ये जो माइनॉरिटी है वो एनएलडी को सपोर्ट करते हैं। सूकी की जो पार्टी है ना एनएलडी, उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि पहले भी वो विरोध करते थे लेकिन उनका जो विरोध है उसको दबा दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री अब ऐसा नहीं करेगी, मिलिट्री अभी भी ऐसा ही करेगी। जो भी रिलीजियस आधार पर, एथनिक आधार पर जो मिलिट्री है एक्सप्लॉयटेशन का काम करती है और इनको सप्रेस कर देगी मिलिट्री। इनकी जो आवाज है उनको बाहर ही नहीं आने देगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन सब पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वहां माइनॉरिटी है उनको दबाया ना जाए। लास्ट में इस आर्टिकल में बात की गई है कि देखो किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाए और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 1 मिनट में आ जाए। बस ऐसा है कि जो भी हिस्ट्री में हुआ उसको सीख करके हमें इंप्लीमेंट करना है और इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो पास्ट में हुआ वो दोबारा रिपीट हो सकता है। रेगुलर उससे लेसन सीखने हैं और उन चीज को रिपीट करना है ताकि जो एक तरीके से वहां पर डेमोक्रेसी दोबारा से क्रिएट की जा सके और जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करे कि वहां पर ह्यूमैनिटी का वायलेशन ना हो। तो ये हमारा डिस्कशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।